मुझे बताइए कि गांव का बच्चा, बिहार के गांव का बच्चा जो यहाँ तक जिसकी रीच नहीं हो पाती, आपकी मम्मी ने बहुत मेहनत की आपके लिए, लेकिन जिसकी रीच गांव से या गांव के बाहर नहीं हो पाती, अच्छी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाते, स्टेट यूनिवर्सिटी के रहते हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से उठ के आए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बताएं। फीमेल को तो नहीं चाहिए होता, तो वो जाके बस पकड़ती थी, टाइम मैच करती थी कि बस जल्दी से जाके वो एक लेक्चर लेके आ जाऊं, और अटेंडेंस ऐसा रखती थी कि बस इतना हो जाए कि नेगेटिव ना इन्फ्लुएंस पड़े। शनिवार का दिन रिजल्ट आया, अमूमन बीपीएससी का रिजल्ट सामने आता है, और वो दिन था जिस दिन आप आस्था बच्चा से आस्था मैम हो गई। नो सर, मैं आज भी वही हूँ सर। तो मैम बेसिकली थिंग इज दैट कि आपका रिजल्ट के बाद एक फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, वो क्या था आपका, और सबसे पहले आपने रिजल्ट किसको बताया? अच्छा मैम, ऑलरेडी आपने बताया कि आप कॉलेज के साथ है, तो बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न होता है कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ कैसे कोचिंग की पढ़ाई या फिर कैसे अगर हम बात करें कंपटीशन की पढ़ाई को मिला के चले, तो उसको लेकर भी थोड़ा बता दें बच्चों को। जी, अब मुझे लगता है अभी मैं बैक देखूं तो मैंने 3 यूपीएससी अटेम्प्ट दे लिए हैं, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस, और वही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे बीपीएससी में बहुत ज़्यादा काम आया, बहुत ही ज़्यादा काम आया सर। वो ऑलरेडी आपने 3 यूपीएससी अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, तो बेसिकली आज आपके सक्सेस की बात है, बट थिंग इज दैट कि लाइफ इज बियॉन्ड दैट थिंग। बहुत सारे लोग सक्सेस हुए तो उससे कई ज़्यादा, उनके अराउंड मेनी टाइम्स ज़्यादा बच्चे लोग अनसक्सेसफुल आज हुए हैं। तो बेसिकली आप अनसक्सेसफुल जब आप हुए, जब आप सफल नहीं हुए जिस चीज़ को आप चाहते थे, वहाँ से आप कैसे अपने आप को निकालें, वो भी बच्चों को जानना जरूरी है। बिल्कुल। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव, और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं हमारे एक गेस्ट से। गेस्ट नहीं, बेसिकली इस बार बीपीएससी में रैंक 23 आस्था मैम से। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आस्था मैम के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी जर्नी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को मिलेगा, और अंत में आप भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे और लगेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और सिर्फ पढ़ाई करना है, लाइफ को एंजॉय करते हुए। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये दिन आपका है, ये पॉडकास्ट आपका है, ये दौर आपका है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनको बताएं। आपने 70 बीपीएससी में सफलता पाई है, आपकी क्या रैंक रही है, आपका बैकग्राउंड इट मीन्स कि आपने स्कूल कॉलेज सब कहाँ से किया है, एवरीथिंग, क्योंकि आज आपका दिन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड गॉड हैज़ बीन काइंड। मेरा नाम आस्था दमिले है। मैंने ये 17th बीपीएससी में रैंक 23 प्राप्त हुई है मुझे, और मैं पलेरा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, जो बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पलेरा से ही करी, लेकिन पलेरा में एजुकेशन क्वालिटी इतनी बेहतर उपलब्ध नहीं है सर। तो मेरी मम्मी ने वहाँ एक बड़ा स्टेप लिया और मुझे पास के डिस्ट्रिक्ट में भेजा पढ़ने के लिए, जहाँ एक बेटर एजुकेशन मैंने महर्षि विद्या मंदिर से सीबीएसई बोर्ड में करी अपनी 10th और 12th। उसके बाद मुझे रामजस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम में अपने ग्रेजुएशन करा, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अभी इग्नू से कंप्लीट किया रिसेंट में। और इसके साथ ही मैं 2022 से ही तैयारी में लग गई थी। मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था, उसके बाद मैं यूपीएससी के कंटिन्यूस अटेम्प्ट दे रही थी, साथ ही साथ मैं स्टेट पीएससीज के भी अटेम्प्ट दे रही थी, जहाँ भी हिंदी लैंग्वेज का प्रोमिनेंस है वहाँ पे अटेम्प्ट दे रही थी। और लकीली बिहार में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। बिहार में मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, और मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस के लिए क्लियर किया, और मेंस में बहुत ही अलग अलग तरह के नोट्स, आपका गाइडेंस प्रीलिम्स में, आपकी क्लासेस प्रीलिम्स में वो काफ़ी काम आई। आपके मैप ड्यूरेशन, जो वो मैप पिक्टोग्राफिक मेमोरी है वो, हाँ जी, वो बिहार वाले मैप वो काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि आपको वो रह जाते हैं मेमोरी में, और जब वो डिस्ट्रिक्ट ऑप्शंस में आते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्योंकि यू आर ऑलरेडी रिफाइंड विद द पिक्टोग्राफिक मेमोरी। और फिर इंटरव्यू के ड्यूरेशन में भी इंटरव्यू प्रोग्राम लिया मैंने एजुकेट भारत से, लेकिन बहुत जगह मॉक मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या हैं, सो दैट आई कैन बी रेडी फॉर द डी डे। और काफ़ी इंटरव्यू दिए मैंने, स्टडी IQ में भी दिया, और वो एक मेरा मेमोरेबल मोमेंट भी है वहाँ से। सर ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए थे, तो फिर उसके बाद अच्छा रहा। गॉड हैज़ बीन काइंड एज आई सेड, और रिजल्ट आ गया फाइनली। दैट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड
किसी को नहीं भरोसा होता। मैं भी रिजल्ट वाले दिन बस भगवान से मांग रही थी कि PDF में बस नाम दे देना, कहीं भी नाम दे देना, लेकिन उन्होंने अच्छा दिया, काफ़ी अच्छा और रैंक दिया मैम। हाँ जी सर, रैंक दिया। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपने रामजस से पढ़ाई की, ड्यू में आके एक मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की। मुझे बताइए कि गांव का बच्चा, बिहार के गांव का बच्चा जो यहाँ तक जिसकी रीच नहीं हो पाती, आपकी मम्मी ने बहुत मेहनत की आपके लिए, लेकिन जिसकी रीच गाँव से या गाँव के बाहर नहीं हो पाती, अच्छी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाते, स्टेट यूनिवर्सिटी के रहते हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से उठ के आए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बताएं। मेरा मानना ये है, जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो ज़मीन से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, और मैंने अपने आसपास ही मैं देखती थी कि मुझे इनके लिए ही काम करना है। हमेशा से मेरा मोटिवेशन यही था कि जिन लोगों के बीच में मैं रहती हूँ, मुझे उन्हीं लोगों के लिए काम करने के लिए, मतलब चाहे वो MP हो, चाहे बिहार हो, पीपल आर पीपल, और उनकी परेशानियां सेम ही हैं, और उन परेशानियों को मैंने देखा है। अब वहाँ मुझे लगता है ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये ऑनलाइन रिवॉल्यूशन, इट इज़ अ ब्लिस फॉर अस। और आप घर पे बैठ के भी, मैंने प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन, फाउंडेशन कोर्स मैंने कर रखा था, लेकिन वो ऑनलाइन ही कर रखा था, क्योंकि मेरा कॉलेज भी उसी टाइम पे था, तो मुझे कॉलेज जाना रहता था, तो मैं पूरा कोर्स ऑनलाइन करा था मैंने। और मुझे लगता है जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, रोज़ एक रूटीन फॉलो करते हैं, तो आप घर पे रह के भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्स बाई कीजिए और उसको बस डेली करना है, डेली करना है, डेली अपने टारगेट मेंटेन करने हैं, कंसिस्टेंसी रखना है। और मेरा एक रहता था, मैं रात को सोने से पहले अपने कल के टारगेट लिख के रखती थी, ताकि मुझे सुबह उठते ही मोटिवेशन रहे कि मुझे ये काम करना है। और रात को सोते सोते अगर 80-90% भी हो जाता था, मैं बहुत सुकून की नींद सोती थी, क्योंकि इट्स बीन 5 years नाउ फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। और डेली मोटिवेशन ढूंढना कहीं, जब कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो उस टाइम पे फ्रेंड एंड फैमिली और ये डेली टारगेट अचीव करना, यही मोटिवेशन रहता था सर। और वो बच्चों को मैं कहूँगी कि वो क्लासरूम प्रोग्राम लें, कोई भी प्रोग्राम लें, बस वो डेली रहें, कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई में। और आप जब आएंगे बाहर बन के, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला, लेकिन मेरा पहला साल पूरा ऑनलाइन था। अच्छा, वो कोरोना वाला साल था सर, कोविड वाला, तो कुछ नहीं हुआ उसमें। सेकेंड ईयर मेरी क्लासेस हुई थी, और उन क्लासेस में मैं जाती थी, जो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छा समझ आते थे, तो बस पकड़ के जाती थी, वो एक लेक्चर अटेंड करके घर आ जाती थी। TTC वाले जो हाँ सर, वो लेके, और फीमेल को तो नहीं चाहिए होता, तो वो जाके बस पकड़ती थी, टाइम मैच करती थी कि बस जल्दी से जाके वो एक लेक्चर लेके आ जाऊं। और अटेंडेंस ऐसा रखती थी कि बस इतना हो जाए कि निगेटिव ना इन्फ्लुएंस पड़े रिजल्ट पे। हाँ बाकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए टाइम पे, और 1-2 क्लासेस लेती थी और घर आ जाती थी। तो पूरा 24 आवर आई वाज लिविंग विथ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज़ आल्सो सिलेक्टेड। तो वही है कि आप रोज़ करेंगे, आपको घर पे ही रहना है, 1 साल आपको खुद को ही देना है। और एडिंग 1 पॉइंट, मुझे लगता है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है कि आपको एकदम बंद रहना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं मानती हूँ, अगर आप 12 घंटे पढ़ाई निकाल रहे हैं अपने लिए, अगर आप 5 घंटे निकाल रहे हैं, तो 5 में 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, 1 घंटा अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दीजिए। सर मैंने जब से ये करना चालू किया है, मुझे लगता है देयर आर सरप्राइजिंगली गुड चेंजेस दैट आई हैव फेल्ट। आप बहुत काम रहते हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपने एप्टीट्यूड में, और आपका और आपके भगवान का एक रिश्ता हो जाता है। क्योंकि सर वो पेपर लिखते टाइम हर कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, मम्मी पापा, रिलेटिव्स, टीचर्स, लेकिन उस पेपर लिखते टाइम बस आपका भगवान आपके साथ बैठा होता है, वही अंदर हिम्मत देते हैं, और बाहर सब गेट के बाहर ही रह जाते हैं, राइट। और आप बस अपने भगवान से रिश्ता बना के रखिए, और बस मेहनत करते जाइए। वो जब स्टार अलाइन करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी 100% मेहनत थी, और जिस दिन आपकी स्टार अलाइन हो जाएंगे, आपको रैंक मिल जाएगी। जी सर। अच्छा, शनिवार का दिन रिजल्ट आया, अमूमन BPSC का रिजल्ट शाम में आता है, और वो दिन था जिस दिन आप आस्था बच्चा से आस्था मैम हो गई। नो सर, मैं आज भी वही हूँ सर। तो मैम बेसिकली थिंग इज दैट कि आपका रिजल्ट के बाद एक फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, वो क्या था आपका, और सबसे पहले आपने रिजल्ट किसको बताया, और मतलब उसके बाद कैसे लाइफ बदली, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बच्चे उसको देख के थोड़ा एक्साइटेड होंगे, उनको पता चलेगा कि ये लाइफ उनको भी जीनी है एक दिन। सर वो बहुत मोटिवेटिंग, मैं भी पहले देखती थी रिएक्शंस टॉपर्स के कि क्या कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन तो बहुत ही
दोपहर से पता चल गया था कि रिजल्ट आना है, और बहुत दिनों से चल रहा था कि रिजल्ट अब आएगा। सो आई वॉज नॉट श्योर कि रिजल्ट आएगा, लेकिन बीपीएससी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। सो आई वॉज सीइंग इट लाइव कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जब बता रहे थे तो उन्होंने वहाँ 3 टॉपर की अनाउंस करे थे नेम। सो आई वॉज वॉचिंग, और उन तीनों में मेरा नाम नहीं था। पता नहीं मैं क्यों सोच रही थी कि मेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कोई कहीं तो मेरा नाम आ जाए। तो जैसे वो नहीं आया, और पूरे टाइम जब तक रिजल्ट आना था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उस टाइम था कि कहीं तो हो जाए, भगवान कुछ गलत मत करना। जैसे ही 3 नाम बोले मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई। मुझे लगा अब पूरी पीडीएफ में कहीं भी मेरा नाम नहीं होगा। आई वॉज सो डाउन। तो मैं तुरंत घर पे अकेली थी, तो फिर मैं मंदिर गई। मैंने कहा भगवान आप देख लेना, अगर अच्छा होगा तो भी ठीक है। हाँ, तुरंत बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची वहीं पीडीएफ आ गई। सो आई वाज लाइक कि अब देखते हैं, और टेलीग्राम चल नहीं रहा है तो मैंने व्हाट्सएप खोला। बड़ी मुश्किल हुई थी पीडीएफ। हाँ जी, व्हाट्सएप खोला, तो वहाँ पे मैंने एजुकेट भारत से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी 6 महीने का ड्यूरेशन है, मतलब जब से मेंस का रिजल्ट आया है तब से 6 महीने हो गए हैं अभी तक। और वो सर कंटिन्यूसली मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट करा है। तो उन्होंने मेरा स्टेटस डाल दिया फर्स्ट पेज में, और आस्था दमेले लिखा था। मैंने वो स्टेटस देखा, मैंने कहा शायद फेक लग रहा है, पहले पेज पे मेरा नाम कैसे हो सकता है। फिर मैं पीडीएफ ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मुझे पीडीएफ मिल जाए। व्हेन आई सॉ द पीडीएफ, मैंने कुछ नहीं देखा, बस मेरा नाम वहाँ मैंने देखा, एंड आई वाज शैटर्ड। आई वाज लाइक कि ये क्या, मतलब ये क्या। मैं तो कह रही थी भगवान कहीं भी नाम दे दो, और उससे जस्ट पहले मैं दुखी थी कि मेरा नाम नहीं होगा कहीं पीडीएफ। हाँ, मैं मंदिर जा रही हूँ भगवान का सहारा ढूंढने। तो फिर मैंने सबसे पहले मम्मी वीडियो कॉल करा, वो ग्रुप बन है व्हाट्सएप पे, तो और कॉल करा, और मैंने पापा को मम्मी को बताया, तो उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि दैट हैज़ हैपेंड। तो पापा बोलते क्या बन गई हो क्या बन गई हो। तो मैंने कहा पापा एसजीसी मिलेगा, एसजीए मिलेगा। तो पापा, तो वो भी एक मोमेंट होता है जब मैं ग्रेस भी कर रही थी कि ये हो गया, और फिर तुरंत सर का कॉल आया मेरे पास। तो मैंने कहा सर, वो सर हमेशा बोलते थे कि तुम्हारी डबल डिजिट में रैंक आएगी, वो मेरी मेंस की कॉपी वगैरह देखे थे तो वो हमेशा कहते थे। मैंने कहा सर ऐसे थे कैसे रैंक आ जाएगी, ऐसे हमारे घर के थोड़ी माट रहे हैं जो रैंक आ जाएगी, लेकिन इट हैज़ हैपेंड। यस मैम, वो तो बहुत तगड़ा जर्नी होता है। अच्छा मैम, ऑलरेडी आपने बताया कि आप कॉलेज के साथ हैं, तो बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न होता है कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ कैसे कोचिंग की पढ़ाई, या फिर कैसे अगर हम बात करें कंपटीशन की पढ़ाई को मिला के चलें, तो उसको लेकर के थोड़ा बता दें बच्चों को। जी, कॉलेज की मेरा डिसीजन था कि मैं कॉलेज से ही पढ़ाई करने लग जाऊं, क्योंकि 2023 में मेरा कॉलेज ख़त्म होता और उसी साल मैं एलिजिबल हो जाती यूपीएससी देने के लिए। तो मेरा था मुझे पहला अटेम्प्ट अपने फर्स्ट एलिजिबिलिटी पे ही दे देना है। और बहुत लोग इसको मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, 1 साल अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये होता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप बैठेंगे ना, वो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वो आप 2 साल में भी नहीं कर पाएंगे। वो जो दिन होता है, वो जो आप वहाँ फेस करते हैं, वो जो नर्व्स होती हैं बहुत तेज़ चलती रहती हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाली, वो फर्स्ट प्रेशर वाली, वो आप वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो मेरा कॉलेज के साथ ये करने का मैं तो डिसीजन सही मानती हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैंने काफ़ी अपने अच्छे कॉलेज मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाई हूँ मैं। हाँ, एक्सपोजर मिला है, मेरे पास काफ़ी अच्छे सीनियर्स हैं जो मुझे गाइड करते हैं। मैं डिबेटिंग सोसाइटी में थी तो वहाँ मैं बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती थी। तो ये सारे लोग हैं मेरे पास, लेकिन जो एक फेस्ट एंजॉय करना, कॉलेज में मटर गश्ती करते हैं लोग, सेकेंड सेमेस्टर फेस्ट वाला ही पूरा हाँ जी सर, हाँ जी। तो बस वो सब मैं नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो ये सब एंजॉय करें, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ बेसिक फाउंडेशन कोर्स हो सकता है और आपको वो कर लेना चाहिए, क्योंकि एक वो बेसिक नेसेसिटी है। आप कहीं से भी कीजिए, अब तो ऑनलाइन तो कितने अच्छे कोर्स कितने रीजनेबल प्राइसेस में काफ़ी अच्छी जगह अवेलेबल हैं और बहुत जगह फ्री भी अवेलेबल हैं। तो आप रोज़ मान लीजिए आप कॉलेज जा रहे हैं, दिन में कॉलेज आए, आके रेस्ट करिए, शाम को 4 घंटे 5 घंटे आप क्लास को दीजिए और क्लास में जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिए। आप इतना भी करते जाएंगे ना, तो 1 साल बाद आप जब पीछे देखेंगे तो आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स रेडी हो गया होगा। तो आप अगर 3rd ईयर में भी कोचिंग ले लेते हैं तो 3rd ईयर के लास्ट में, 2nd ईयर के लास्ट में आपको मिल जाएगा कि आपके पास फाउंडेशन रेडी हो गया है। राइट। तो आप बस कॉलेज के साथ, कॉलेज की मटरगश्ती मत छोड़िए, लेकिन उसको बैलेंस करके चलिए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो
फिर आप इधर आएंगे, अब काफ़ी बच्चे हैं सर जो मैं देख रही हूँ 21, 22, 23 में, दे ऑलरेडी हैज़ देयर रैंक, दे ऑलरेडी हैज़ 2 or 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब मुझे लगता है अभी मैं बैक देखूं तो मैंने 3 यूपीएससी अटेम्प्ट दे लिए हैं, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस, और वही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे बीपीएससी में बहुत ज़्यादा काम आया, बहुत ही ज़्यादा काम आया है सर वो। अच्छा मैम, बच्चों का एक खासकर बिहार के बच्चों को एक कंसर्न होता है बीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करने वाले अन्य स्टेट के भी बच्चों को, एक डेली रूटीन कैसे रखना है, मतलब काइंड ऑफ की मतलब थोड़ा सा ये हेक्टिक है, लेकिन उनके मन में होता है कि उन्हें बता दे कि इतने बजे उठना, ये करना, तो थोड़ा होता है टाइम टेबल बचपन में बनाते थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वो क्या होता है, तो आपका क्या था, थोड़ा सा बता दे बच्चों को। जी सर, मैं एकदम ओल्ड स्कूल हूँ, मेरी मम्मी ने हमेशा टाइम टेबल बना के पढ़ना सिखाया है, वो कभी फॉलो नहीं होते थे, लेकिन बचपन से तो नहीं होते थे। खेलने का भी समय हाँ, खेलने का भी समय होता था, खाने का भी समय होता था, वो काफ़ी बनाए सर, वो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, लेकिन वो हैबिट मेरे साथ अभी तक रही है। और तो मेरा टारगेट ही ये होता था कि तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, और मुझे लगता है सब अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, कुछ किसी को रात को पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, लेकिन आप पहले खुद को पहचानिए। आप ये मत देखिए आपका दोस्त रात को पढ़ रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा भी रात का पढ़ के होगा। नहीं, मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं 5-6 बजे उठ जाऊँ, ये मेरा टारगेट रहता था। तो जब भी स्टडीज़ कर रही हूँ तो 6 बजे उठ के फिर मेरा 1 घंटा मैं पार्क में, पास में पार्क है कोई, या योगा करना है तो मैं ये करती थी। फिर आके 1-2 घंटे के बाद 7:30 बजे से मैं बैठती थी और स्लॉट में डिवाइड कर लेती थी। सर मैं पूरे टाइम एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं पूरे दिन एक, मान लीजिए पॉलिटी है तो मैं पूरे दिन पॉलिटी नहीं पढ़ पाती थी, तो मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया था कि मान लीजिए फर्स्ट हाफ में पहले 3-4 घंटे का रहता था, और लेकिन वो 3-4 घंटे 5 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टारगेट। मेरी टारगेट बेस्ड स्टडी होती थी कि ज्योग्राफी में आज मुझे क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म करनी है, तो क्लाइमेटोलॉजी के जो भी टॉपिक्स ख़त्म करने हैं मैं अपने नोट्स पर लिख लूँगी। उसके बाद मैं एक करंट अफेयर का रखती थी, क्योंकि करंट अफेयर में आपको कुछ न्यू मिलता है, न्यू पढ़ने के लिए मिलता है, इंटरेस्टिंग आता है। तो एक स्लॉट पढ़ने के बाद आप बोर हो जाते हो, तो फिर वो कुछ नया पढ़ लेती थी। फिर दूसरा स्लॉट साइंस का रख लिया, तो बेसिक साइंस में जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसका स्लॉट रख लिया, तो उसके 4-5 टारगेट्स रख लिए। तो ये मैं अपना दिन रखती थी, और लास्ट में मैं ये रखती थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक स्टडी IQ भी डेली 10 क्वेश्चंस वो क्विज आती है उसकी भी, और वाजीराम की भी डेली क्विज आती है। तो आप कहीं से भी PYQs, जब मैं 1 महीना 2 महीने बचे थे बिहार के प्रीलिम्स के लिए, तो मैं PYQs रोज देखती थी। तो आप देखते भी है ना, तो आपको पता होता है कि अच्छा, आपको समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ ये शब्द यूज किया है तो ये इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वो देख के ऑब्जर्व करना, चाहे आपको रट जाए वो क्वेश्चन, लेकिन वो आप बार बार जाओ PYQs पे, आप वो देखिए, उससे होता है। हाँ, और ये आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। एडुटेरिया के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, तो मैं वो 10-50 सवाल सॉल्व कर लेती थी, तो रोज सवाल सॉल्व करती थी। उससे एक बन गया कि हाँ, सवाल इज नॉट न्यू फॉर मी, कोई सवाल आ रहा है दैट इज मुझे सॉल्व करना है, वो आपका एक बेसिक इंस्टिंक्ट रहेगा उस टाइम पे। कोई भी क्वेश्चन उसमें 8 किलो आ रहा है, उसमें देख के उस क्वेश्चन को सारे सॉल्व। हाँ। जैसे बजट का पढ़ा, तो बजट का आपको डेटा इतने जल्दी मुझे याद नहीं होता था। मेरा था कि एक चीज़ को अगर मैंने 4-5 बार पढ़ लिया ना, फिर मुझे वो याद हो ही जाती थी, वो मेमोरी में आ ही जाएगा, मतलब आपको कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी याद करने की, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दैट हैपेंस। अच्छा मैम, 70 का रिजल्ट आ गया, 70th का, 71st का अभी मेंस हो गया है, उसका इंटरव्यू का आने वाला, इंटरव्यू उसका होगा, और 72nd का प्रीलिम्स आ रहा है पेपर। तो 72nd के प्रीलिम्स में भी आई थिंक बचे हैं 1 महीने के आसपास। तो मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? ओके, तो मुझे लगता है कि आज मैंने भी जब अपना 70th BPSC मींस प्रीलिम्स दिया था, मेरे पास 1 महीना था, और सर 7 नवंबर से 7 दिसंबर, और उसी साल मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स थे, इग्नू के एग्ज़ाम्स थे। तो 7th to 12th मैंने वो एग्ज़ाम्स दिए थे 5 दिन, और 5 दिन मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। सो दैट 1 महीना ही जो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो मैंने बहुत रिग्रेसली पढ़ा था। फिर आप कुछ मत देखिए, आप अपने टारगेट देखिए, आपको क्या टारगेट ख़त्म करने हैं, और आपको एंड ऑफ द डे वो टारगेट ख़त्म होने चाहिए। 1 महीना 30 दिन है आपके पास, 30 दिन में आपके पास 3-4 सब्जेक्ट हैं, एक साइंस है, एक ज्योग्राफी है, एक इकोनॉमी है, बिहार स्पेशल है, और पॉलिटी है। पॉलिटी से भी 8-10 सवाल आते हैं, मैथ्स के भी ठीक सवाल आते हैं, वो बेसिक मैथ्स से भी हो जाते हैं।
तो मुझे लगता है मैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे साइंस है वो बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, सिर्फ स्टेट पीएससी के लिए ही पढ़ते हैं, तो मैं साइंस और जियोग्राफी जो बहुत लेंदी है वो मैं सबसे पहले ख़त्म कर लेती थी। और उसके बाद मैं हिस्ट्री का मैराथन देख के करती थी कि मैराथन रख लिया सामने और नीचे बुक रख ली और वो सुनती गई और देखती गई अपने नोट्स में, तो वो सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, तो दो तरीके से दिमाग में वो रिवाइज हो रहा है। और इसके बाद मैथ्स के लिए तो सर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मैथ्स तो हो गया था, सीसेट वाला हाँ सीसेट वाला काम आ गया था। और इकोनॉमी के लिए बजट वगैरह, ये करंट अफेयर वगैरह ये ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यही आता है कि बजट में क्या अलोकेशन हुआ, कहाँ किसके सेक्टर में हुआ। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो घटना चक्र की जो वो आते हैं ना PYQs वाली, वो मुझे उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आप एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आप वो देखते हैं तो आपको पता लग जाता है इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ उससे ही बन सकते हैं, तो वो मैं बहुत रिग्रेसली फॉलो करती थी। अच्छा मैम, एक थोड़ा सा ऐसी पर्सनल स्टडी आईक्यू को लेके ही क्वेश्चन है। जी जी। स्टडी आईक्यू को मैम आप कैसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी बताया कि आप मुझे फॉलो कर रहे थे बिहार स्पेशल पे, या स्टडी आईक्यू के इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप जुड़े थे उसमें आपने दिया था, या फिर जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी आईक्यू ने आपकी कैसे मदद की, थोड़ा उसको जरा बता देंगे बच्चों को। जी सर, तो जैसे मैंने बताया मैंने फाउंडेशन कोर्स 2022 में ही ले लिया था, तो अब उसके मेरे पास नोट्स थे और कुछ नहीं था। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे आते हैं कि मान लीजिए रिवर, तो रिवर आपने पढ़ा, लेकिन अगर आपको वो कोई समझा देगा तो बहुत फिर आपको दोबारा बस एक ही बार देखना पड़ेगा। तो आप मैप्स बहुत यूज करते थे सर, तो मैंने बिहार के मैप्स प्रिंट करवा लिए थे कलर्ड, क्योंकि मुझे कलरफुल चीज़ें, कलरफुल नोट्स बहुत पसंद आते थे, तो मैंने कलर्ड मैप प्रिंट करवा लिए थे। तो उसमें राइस, व्हीट, मेज कहाँ उगता है, तो वहाँ आप मैप को रखेंगे ना, तो अच्छा मुजफ्फरपुर तो यहाँ है तो यही होगा, ऊपर देखा था मैंने कहीं लीची तो इधर ही होगा। सो दैट इज़ वेरी सिंपल बट दैट पिक्टोरियल मेमोरी रियली हेल्प्स। तो मैंने वहाँ से जो भी टॉपिक, जैसे रिवर हो गया, मैंने रिवर ऑफ बिहार टाइप करा, आपका आ जाता था वीडियो तो मैं आपकी वीडियो से वो खत्म कर लिया। मिडाइवल में हिस्ट्री में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा हिस्ट्री का मैराथन देख लेती हूँ, तो हो जाएगा एक बार में कंप्लीट। मैंने हिस्ट्री ऑफ बिहार BPSC 70 बहुत, आप बस इतना टाइप कीजिए आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा, तो आता था। मैं कहती थी सर की बात सुन लेती हूँ तो वीडियो चलाया, ऑन करा, वो ख़त्म हो गया। तो बस वो स्टडी आईक्यू एज वो हो गया कि YouTube पे जाना है तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन आई है बस उसी को क्लिक करना है, तो इससे टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है कि आप 10 जगह जा रहे हो, 10 जगह फॉलो कर रहे हो, वो ऑलरेडी फिल्टर्ड आउट है। और आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ यार समझ आ जा रहा है ना आपको, हाँ इससे आ रहा है, तो वो कोई भी टॉपिक हो वो समझा ही देंगे आपको। तो वो ट्रस्ट एक क्रिएट हो जाता है। आपको नहीं पता होगा कि मैं आपकी वीडियो यूज़ कर रही थी, लेकिन नाउ टुडे यू आर रियलाइजिंग कि हाँ मैं देख रही थी। सो ऑनलाइन हैज़ मेड दैट एक्सेस वेरी इजी, वेरी इफेक्टिव, और मुझे लगता है आप सबको यूज़ करना चाहिए, आप जहाँ भी घर पे बैठे हैं, क्योंकि उस 1 महीने पर मैंने कोई कोचिंग, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं ली थी। सो मेरे ऊपर बर्डन था कि मैं खुद करूँ, और जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं इट ऑलवेज डायरेक्ट यू इन अ राइट डायरेक्शन। अच्छा मैम, राइट नाउ आप सफल हो गए, और फिर से मैं बोलूँगा आस्था बच्चा से आस्था मैम बन गए, तो इसका मतलब एक हर इंसान के पीछे, एक सफल इंसान के पीछे एक होता है कोई इंसान जो बहुत मेहनत किया। आपके पीछे भी बहुत लोगों ने मेहनत किया, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, कलीग्स हों। तो अगर आपको बोलना हो कि जिसने आपके पीछे सबसे ज़्यादा जी तोड़ मेहनत की, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? जस्ट फॉर एक क्वेश्चन है। और उनके साथ कैसी जर्नी रही, और उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स, जैसा आपने अपने मम्मी का ऑलरेडी बताया, बहुत कुछ आपके लिए किया, तो उनके लिए भी मैसेज है कि वो भी देखें और कहें कि अपने बच्चों पर और खासकर बेटियों पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें कि एक मौका और एक मौका और, तो थोड़ा उसके बारे में बता दें बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रिविलेज और लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे फैमिली, ऐसे रिलेटिव्स मिले कि दे आर ऑलवेज इन सपोर्ट सर, दे आर ऑलवेज इन सपोर्ट। मेरा बड़ा भाई है, तो वो मुझे हमेशा कहता, रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो उसका कहना था कि तुम्हारी अचीवमेंट, जो तुम डेली टारगेट अचीव कर रही हो, ये तुम्हारी अचीवमेंट है, इसको अपनी अचीवमेंट बनाओ। और सर कोई एक इंसान नहीं होता है। मैं जब वो माहौल नहीं था हमारे घर पे, तो हमारी मम्मी ने हमको बाहर भेजा पढ़ने के लिए, एंड फ्रॉम 8th क्लास आई एम लिविंग आउट, आई एम लिविंग अलोन। तो ऐसा था कि
अब सेल्फ डिपेंडेंसी आ गई थी, वो ट्रस्ट इतना बढ़ गया था कि घर वाले ट्रस्ट करते ही थे कि ये मेरी बेटी है, ये कुछ गलत नहीं करेगी, ये बाहर रह रही है, ये सब संभाल लेगी. एंड आई एम हेड्स ऑफ टू माई फादर, ही इज ऑलवेज, कभी भी उनको फोन करो कि पापा ये नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा डर ये बताने में लगता है फैमिली को कि फिर से नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ. एंड वेन एवर आई यूज टू कॉल माई फादर कि रिजल्ट आया और नहीं हुआ, तो वो ये कहते थे अरे तो क्या हो गया, अगला एग्जाम बताओ कब है. तो ऑलवेज पॉजिटिव, ही वॉज लाइक कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम सिर्फ पढ़ो और रिजल्ट तो हमारे हटला सरकार देख लेंगे. तो वो हमेशा लाइन मेरे साथ रही. और सर मैं ये और बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी के बियॉन्ड या बीपीएससी के बियॉन्ड, इस जो आप पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा रिग्रेस मेहनत कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी अपनी एक लाइफ देखिए. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, कोई मेडिकल्स में है, कोई इंजीनियर है, तो मैं हमेशा उनसे बात करती थी, हमेशा उनसे कांटेक्ट रखती थी ताकि मैं इस प्रोसेस को अपनी लाइफ ना मान लूँ. क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही थी तो ऐसा लग रहा था ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया. मैं हमेशा से इंटेलिजेंट थी, मैंने क्या अचीव कर लिया, तो हमेशा एक डाउट रहता था, हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता था. जब उनसे बात करती थी तो लगता था नहीं, लाइफ इज़ वे बियॉन्ड, लाइफ इज़ बहुत बड़ी लाइफ है. और मैं मानती हूँ कि आपको सिलेक्शन चाहिए, आप मेहनत करिए, हो जाएगा. और अगर नहीं भी हुआ तो आपने कुछ खोया नहीं है, आपने बहुत कुछ पाया है, आपने जीवन जीने का तरीका सीख लिया है, और आप इसको, भगवान ने बहुत खूबसूरत कुछ लिखा होगा. जब नहीं होता था तो मैं एक जगह रहती हूँ, वहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ रही हूँ 3 साल, और उनकी जो मम्मी है वो मुझे एकदम बेटी की तरह प्यार करती हैं. मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं सर, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसके लिए भगवान का. तो वो हमेशा कहती थी कि ये मेरी बेटी है और तू हो जाएगा, हो जाएगा, तू करती रहे, हो जाएगा. सो दैट when you hear so much positivity, positive things, you stay positive. फिर वो आपको जर्नी बहुत बड़ी नहीं लगती, आप रोज जीते रहते हो, हंसते रहते हो. अच्छा मैम, ऑलरेडी आपने 3 यूपीएससी अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, तो बेसिकली आज आपके सक्सेस की बात है. बट थिंग इज दैट कि लाइफ इज बियॉन्ड दैट थिंग. बहुत सारे लोग सक्सेस हुए तो उससे कई ज़्यादा, उनके अराउंड मेनी टाइम्स ज़्यादा बच्चे लोग अनसक्सेसफुल आज हुए हैं. तो बेसिकली आप अनसक्सेसफुल जब आप हुए, जब आप सफल नहीं हुए जिस चीज़ को आप चाहते थे, वहाँ से आप कैसे अपने आप को निकालें, वो भी बच्चों को जानना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल तो वो थोड़ा सा मैं बता दें. बिल्कुल सर. सर मैं कोई भी एग्ज़ाम दिया है, मैं लिख लेती थी आके कि इस डेट को मैंने ये एग्ज़ाम दिया है. मैंने 21 एग्ज़ाम्स दिए हैं अभी तक, और जिसमें से सिर्फ 7 एग्ज़ाम्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं. तो मैंने मेरा एक एग्ज़ाम 0.7 मार्क्स से नहीं हुआ था. सो दीज आर द वेरी लो मोमेंट ऑफ माई लाइफ. और जब मेरा पहला यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकला था सर, 6 महीने तक मैं कुछ नहीं कर रही थी. आई वॉज नॉट श्योर कि क्या करना है. मुझे लग रहा था मैंने सब पढ़ लिया है और अब मैं आगे क्या करूँ, अब मैं और क्या कर सकती हूँ. और वो मैंने पहला फेलियर देखा था लाइफ में. मुझे लगता है कि आपको कोई भी फील्ड में हो, आपको हमेशा फेलियर फेस करने पड़ेंगे और आपको वो करने ही चाहिए. और द लाइफ इज अबाउट कि आप फेलियर में गिरो, गिरना जरूरी है, लेकिन गिर के आप कितने जल्दी बाउंस बैक कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मैं कहती हूँ कि आपको फेलियर मिला, आपको दुख मिला, आप दुख को जियो, उसको अवॉइड मत करो. आप जितना उसको जी लेंगे, जितना उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ज़्यादा उससे आगे बढ़ पाएंगे. अगर आप उसको सोचेंगे, आप इसको किसी पे ब्लेम करने का सोचेंगे, वो कभी मत कीजिए. सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि आप किसी को ब्लेम कर दो और आगे बढ़ जाओ, और फिर आपके साथ वो दोबारा चीज़ हो और आपको पता ही ना हो कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है. तो मेरा ये रहा था सर, मैं हमेशा खुद को ब्लेम करती थी, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा ब्लेम करने लग गई थी. फिर मुझे लगा कि एक भगवान भी एक फैक्टर है, जब वो चाहेंगे वो दिलाएंगे, बस तुम्हें अपनी मेहनत करनी है. तो हताश ना हो, बस लगे रहो, हो जाएगा. एक और क्वेश्चन है कि आज आप अपने पुराने वाले, आज से 4 साल पहले वाले आस्था को क्या बोलना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अभी, अगर आपको करना हो तो. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर. सर 4 साल पहले मैं समझती थी कि मुझे बहुत सेल्फ डाउट होता था. मुझे लगता था कि कोई और लोग हैं, आते हैं जो बीपीएससी की, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और निकाल लेते हैं, वो गॉड गिफ्ट, और वो कोई और लोग हैं, वो इस समाज में मेरे आसपास नहीं रहते हैं. मुझे हमेशा से ऐसा लगता था. और दूसरा मुझे ये लगता था कि सबकी एक पर्सनैलिटी होती है सर.
तो मैं बहुत ही सोशल पर्सन हूँ। मुझे लगता था जो ऐसे बहुत ओपन सोशल पर्सन होते हैं उनका नहीं होता, जो बहुत अपने में रहते हैं उनका हो जाता है। हाँ हाँ, जो बहुत बस किसी से बात नहीं करते, बहुत पॉश दिखते हैं, बस उन लोगों का एलीट लोग होते हैं। हमेशा सर हमेशा लगता था कि मैं तो उस एटीट्यूड से आई ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत रूरल बैकग्राउंड है मेरा। हमेशा मैंने मतलब मुझे एजुकेशन बहुत अच्छी मिली, लेकिन मेरा रूरल बैकग्राउंड है, तो वो बैकग्राउंड आप वहीं ग्राउंडेड रहते हैं। तो मुझे लगता था हम जैसे लोगों का नहीं होता, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि नहीं, हम जैसे लोगों का ही होता है। यस सर। बहुत 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 बढ़िया मैम। अच्छा, आगे का जैसे बीपीएससी ऑफिसर आप बन चुके हैं, आगे का आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आगे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जस्ट फॉर मतलब ताकि बच्चों को लगे कि दिस इज नॉट द एंड, आपको हमेशा मेहनत करनी पड़नी है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। मतलब पहले मुझे लगता, सीरियसली मेरे भैया और सब बोलते थे कि तुम्हें लग रहा है कि, मुझे लगता था मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मुझे नौकरी चाहिए है। तो वो कहते थे जब तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें लगेगा ये कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप उस साइड हो, लाइन के उस तरफ हो, तो आसान है बोलना, लेकिन आज मैं वही बोलूँगी कि जब आपको मिल जाती है आपको लगता है, अगर सर हमेशा प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। अगर आप इसको सब कुछ समझ लेते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में स्टेगनेंट हो जाएंगे और ख़त्म है। फिर आप क्या एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे? और सर ये सिर्फ एक पार्ट है, ये आपका करियर है। ये आपने सोचा था कि आप लोगों के लिए काम करेंगे, आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे सोसाइटी में, और भगवान ने वो आपको मौका दिया, शुक्रगुजार होकर वो करिए। लेकिन मेन एम ये थोड़ी था कि कुछ बन जाए, मेन एम था कि काम करें लोगों के लिए। तो वो काम करना है सर। अब वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो काम करना है सर। बहुत बढ़िया। कुछ मैम रैपिड फायर क्वेश्चन है। बिल्कुल। राइट, लाइक जैसे कि एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स, या दोनों को कैसे कॉम्बो करके चलना है? ओके सर, कॉम्बो ही करके चलना है, क्योंकि जियोग्राफी में आप एनसीईआरटीज पढ़िए, दीज आर द बेस्ट बुक्स। मैंने पॉलिटी के लिए हमेशा लक्ष्मीकांत पे रिलाई करा है, और अगर स्टेट पीएससी के लिए मैं कहती हूँ 1 से 11 चैप्टर, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, सारे आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ के रखिए। इकोनॉमी के लिए स्टेट पीएससीज में बजट वगैरह पूछा जाता है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं। हाँ, और जो की टर्म्स होते हैं, लाइक फिजिकल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल सीट में क्या आता है, ये सारा प्रिपेयर, वो आप बहुत, मुझे लगता है 5 पन्ने के नोट्स बनेंगे इकोनॉमी के टर्म्स के। तो और उसके बाद जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटीज करी थी, लेकिन आप इनको वो करिए, कंबाइन करिए घटना चक्र के पीवाईक्यूज के साथ। साइंस के लिए मुझे बहुत लोगों ने अरिहंत सजेस्ट करा था, लेकिन मेरे पास 1 महीना था, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने पीवाईक्यूज वो घटना चक्र वाली पे ही रिलाई करा था, और उससे मेरा बेस बहुत अच्छा बन गया था। मुझे मज़ा आता था कि अच्छा ये सवाल तुम अभी ऊपर पढ़ के आई हो, फिर तुम गलत कर रही हो, तो मैं बार बार सुधारती जाती थी खुद को। तो साइंस के लिए मैंने वो फॉलो करा। और बिहार स्पेसिफिक के लिए नो योर बिहार करके बुक है, मैंने उसको फॉलो करा, और मैंने उसको कम से कम 15-20 बार पढ़ लिया था उस महीने में। और अगर कोई बड़ी बुक होती मैं नहीं पढ़ पाती, और उस पतली बुक में सिर्फ क्रक्स होगा, यू हैव टू सी दैट, क्रक्स होगा, और उस क्रक्स से ही क्वेश्चन आएंगे। और कोई भी मैराथन, मैंने तो आपकी ली थी सर, तो आप जो भी मैराथन देख रहे हैं बिहार स्पेसिफिक की, वो फॉलो कर लीजिए, उससे हो जाएगा। अच्छा मैम, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर मेंस में जब आंसर अपन ऐड ऑन करते हैं, तो उसमें बिहार स्पेशल और करंट को ऐड ऑन करना है, तो आपने कैसे उसको ऐड ऑन किया, और कैसे वो आपके लिए एक मतलब एज मिला आपको? हाँ डेफिनेटली सर, क्योंकि मेंस में स्टैंडर्ड सोर्सेज और स्टैटिक मटेरियल सबका सेम है, सबका ऑलमोस्ट सेम है। आप 2 तरह से एज पा सकते हैं। एक, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखिए आंसर्स की, आपकी राइटिंग अगर थोड़ी खराब भी है तो आप उसमें मैप्स, डायग्राम्स, ये इंक्लूड, फ्लो चार्ट्स, ये इंक्लूड कर दीजिए। दे विल गिव यू मार्क्स, दे विल फेच मार्क्स। और फिर दूसरा कि कीवर्ड्स और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए सर मैं डेली एनालिसिस देखती थी, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती थी, मुझे बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं एनालिसिस देख लेती थी। और रोज़ मान लीजिए आप 10 टर्म भी सुन रहे हैं ना, तो मैं 10 टर्म एक पेपर में लिख लेती थी। तो ऐसे मैंने 23 जिस दिन रिजल्ट आया था, 23 ऑफ जनवरी से लेके 23 ऑफ अप्रैल, मैंने ये 3 महीने के रोज के न्यूज़पेपर एनालिसिस देखे थे। और मेरा टारगेट रहता था कि जो भी अच्छा टर्म, फॉरेन पॉलिसी का कोई अच्छा टर्म सुना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कोई भी अच्छा टर्म सुना मैं नोट कर लेती थी, कोई भी डेटा सुना मैं नोट कर लेती थी। यूएस का मागा, ये सब न्यूज़ में चल रहा था। और कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर लगी थी सर, ये मैंने अपने ऐसे की इंट्रोडक्शन बनाया था कि कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर थी, उसको पूरा एक्सप्लेन किया था। सो जैसे ही वो एग्जामिनर देखेंगे ना कि तुमने एक करेंट अफेयर ऐड करा है, दैट विल जस्ट
लाइक वो वही नंबर दे देंगे, तो मैं 1+ तो उनके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा। ऑल्सो करंट अफेयर के साथ साथ मैं कोट्स बहुत यूज़ करती थी सर। कोट्स आप याद कर लीजिए, कोट्स याद करिए, और इंट्रोडक्शन भी कोट से शुरू करती थी। तो सब लोग कुछ जनरल लिख के आएंगे, गवर्नर का आया, सब लोग कुछ जनरल इंट्रोडक्शन लिख के आएंगे। मैंने एक रट लिया था कि गवर्नर इज़ फॉर ट्रांसपेरेंसी, नॉट फॉर पॉलिटिकल एक्सक्यूजेस। और ये APJ अब्दुल कलाम या किसी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और मैंने वही कोट करा। तो मुझे लगता है वहाँ से एक एज मिल जाती है स्टार्टिंग से ही आपको, तो फिर वो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ये आप अपने एज रखिए हमेशा, और वो आपको अच्छी रैंक सिक्योर करवा देगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसका ऑलरेडी आपने जवाब दिया, न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगजीन? तो नहीं न्यूज़पेपर सर, और मंथली मैगजीन प्रीलिम्स के लिए मंथली मैगजीन और एनुअल कंपाइलेशन, और मेंस के लिए डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अगर आप कंफर्टेबल है न्यूज़पेपर में तो वो पढ़िए। वन एडवाइस फॉर बिगनर्स? शुरू कर दीजिए फाउंडेशन से ही शुरू करिए। फाउंडेशन को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो आप फाउंडेशन से ही शुरू करिए, किसी की ले लीजिए, आप बहुत अवेलेबल है मटेरियल, बहुत अवेलेबल है। और एक बात याद रखिए, मटेरियल लेने से पहले बहुत सोच लीजिए, लेने के बाद मत सोचिए। लेने के बाद भरोसा करना है, कहीं से भी लीजिए, स्टडी IQ कोई भी मटेरियल से लीजिए, लेने के बाद नहीं सोचना है, उस पर भरोसा करना है, वही रैंक दिला देगा। ऑलरेडी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सारे टीचर के जिनका आपको लेना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है आजकल के इसमें। यस सर। अच्छा मैम, आपकी BPSC जर्नी को एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा मुश्किल है सर। अनएक्सपेक्टेड सर। आई हैव केम टू दिल्ली विद अ मिशन कि मेरा पहले वो एक सपना होता है ना बिगनर का, कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS मिल जाएगा, और हम बस इतने टाइम के लिए आए हैं दिल्ली में, वही सपना लेके आई थी। लेकिन सर गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स, और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल व्हाट आई एम गेटिंग। एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला सर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं MP से और हर जगह से, कि बिहार जाके क्या करोगी। पता नहीं क्यों सबका परसेप्शन है, लेकिन कभी भी मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी कि क्या मेरी फैमिली ऐसा सोचती है कि मैं बिहार में काम नहीं कर सकती या कुछ। मेरी फैमिली हमेशा मुझे सर मोटिवेट करती थी कि बिहार हो गया तो क्या हुआ, मतलब दैट इज़ वन ऑफ द प्लेस दैट यू हैव टू वर्क फॉर। तुम सेंट्रल सर्विसेज में भी जाओगी तो भी तुम्हें बिहार में काम करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली कभी भी 1% के लिए भी मेरा डाउट नहीं था कि मैं BPSC ना दूँ, या मैं BPSC में कुछ भी हो गया तो मैं वहाँ जाके कोई काम करूँगी या नहीं। ये सर बहुत अच्छी बात है, रैंक आ गई, लेकिन अगर कोई और सर्विसेज भी होती मैं उतनी ही खुश होती वहाँ जाके काम करने के लिए। तो मैं तो मानती हूँ कि आपको जहाँ, अगर आपको आपका उद्देश्य लोगों के लिए काम करना है, तो वो इंडिया में कहीं भी जाके आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा मैम, ऑलरेडी आप डिबेटिंग सोसाइटी में थे, बुक्स वगैरह भी पढ़ते होंगे काफ़ी एक्स्ट्रा, तो कुछ एक बुक जो सजेस्ट करना हो स्टूडेंट्स को जो पढ़ने के लिए, जस्ट फॉर अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्सेज, तो कुछ एक बुक जो जर्नी में थोड़ी मदद करे, जो मोटिवेट करे। ओके सर मुझे हिस्टोरिकल बुक्स भी बहुत पसंद है, जो उसका नाम एकदम याद नहीं आ रहा है अभी, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। कुछ भी कहानी वगैरह उसकी कुछ है? हाँ, उसकी कहानी सर बहुत एक इंडिपेंडेंट स्टोरी है, एक फीमेल की स्टोरी है। सर मैं फीमेल एम्पावरमेंट के लिए बहुत मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, एक कोट मैंने पढ़ा था सर बहुत सुंदर, कि there is no beauty like an empowered female, and she is the most beautiful thing exist on the earth, and I believe this sir। मतलब मैं ये किसी मेल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बस ये है, जब आप किसी empowered लेडी को देखते हैं तो मुझे सर अंदर से प्राउड फील होता है। आई फील सो प्राउड आफ्टर सीइंग एनी फीमेल वर्किंग इन एनी फील्ड, आई फील सो प्राउड सर। और वो बुक उसी बारे में है कि एक फीमेल, उसकी शादी करवा दी जाती है, वो शादी हो जाती है उसके बाद उसको फिर उसका हस्बैंड उसकी ब्यूटी की वजह से उसके साथ रहता है, और उसको कोई बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी के बाद वो हस्बैंड उसको छोड़ देता है, एंड शी हैज़ अ वेरी गुड टैलेंट ऑफ सिंगिंग। और फिर जब उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है तो वो अपना जो टैलेंट है उसको वो करती है, उसको नरिश करती है, उसके बारे में पढ़ती है, और फिर 3-4 साल 5 साल बाद वो एक कॉलेज की सिंगिंग प्रोफेसर बन जाती है। और वो जब एक मंच कर रही होती है, वहाँ उसका हस्बैंड आता है,
तो जब वो देख रहा होता है कि उसकी वाइफ ही है ये जो इतना अच्छा गा रही है, जिसके लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, दैट डे ही रियलाइजेस कि ब्यूटी डजेंट लाइज इन फिजिकल ब्यूटी, इन द अपीयरेंसेस, इट लाइज कि क्या टैलेंट है, कैसा इंसान है। तो ये नॉवेल है सर, मुझे नाम याद बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन मैम पिन करा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिन करा देंगे। आखिरी मैसेज मैम, एक आखिरी आपसे क्वेश्चन है, एक गलती जो एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। किसी की माने मत, सुने सबकी सुने जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, करें वही जो आपका इंट्यूशन कह रहा है। हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। सर मैंने बहुत लोगों की बात मानी है, मैं बहुत फॉलो करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि इसने ये कर लिया है, मैं सेम चीज़ कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा, लेकिन सर वो उसने मुझे कभी रिजल्ट नहीं दिया। आप इंस्पायर होइए, आप मेरी स्टोरी, किसी की भी स्टोरी सुन रहे हैं, आप इंस्पायर होइए। मैंने कह दिया सुबह 5 बजे उठना है तो नहीं उठना है, लेकिन आपको खुद अगर वो लगे कि नहीं यार सुबह 5 बजे मुझे, मेरी बॉडी को, मुझे खुद सेल्फ को बहुत अच्छा लगेगा, तब वो कीजिए। जब आप कोई बात, कोई भी सर, कोई भी कितना बड़ा, मैं कह रही हूँ एलॉन मस्क हो, कोई भी हो, सबकी बात सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपको अंदर से लगे कि दैट इज फॉर मी, मैं ऐसे इसको मोल्ड करके करूंगा। तो हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, इंट्यूशन पे विश्वास रखना है और भगवान पे विश्वास रखना है। तो दोस्तों मैम ने सफलता पाई है इस बार बीपीएससी की परीक्षा में, और आपको भी मैम से बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा। तो हम ये भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तैयारी करें, बेहतर तरीके से करें। इनकेस अगर आपके लाइफ में कुछ कसक रह रही है तो मैम से सीखने को आपके पास बहुत कुछ है। और अंत में आप लोग के लिए कुछ बातें कहूँगा। अगर आप असफल हुए हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि मैम की कहानी यही बता रही कि असफलता सिर्फ और सिर्फ एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सामने कोशिश करने वालों की कभी और कभी भी आपके लिए हार नहीं होती है। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच। आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप क्लास वगैरह भी किए हैं, मतलब ये जान करके मुझे लगा चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे राज्य बिहार को बहुत अच्छे आगे लेकर के जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ब्लेस्ड सर। थैंक यू।